और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रहार। संभल में दंगाइयों का हिसाब तो पुलिस कर रही है और एफआईआर में तो कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ गई हैं। अब बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट को देखते हुए जिन्होंने हाल ही में उपचुनाव में जीत हासिल की थी, क्या उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है? दरअसल जो दंगाई हैं उन्हें भड़काया गया। किसके नाम पर? मस्जिद में सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद यह सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे क्या हुआ? आगजनी हो गई, पत्थरबाजी हो गई, फायरिंग तक हो गई। आखिरकार कौन है वो लोग जो संभल में नई प्रयोगशाला खोल रहे हैं? समझिए इस बात को कि कुछ दिनों बाद ही अयोध्या के मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक उससे पहले संभल में हिंसा हुई है। अब संभल में 70% मुसलमान है। उसके ठीक बगल वाली सीट पर हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुए थे, योगी ने 1.5 लाख के मार्जिन से जीत हासिल करवाई अपने उम्मीदवार की। क्या ऐसे में योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक नई प्रयोगशाला खोली गई है? इस क्रोनोलॉजी को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या संभल का दंगा सुनियोजित था? क्या दंगाइयों को किसी ने भेजा था? संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ये कुछ लोग जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके तहत कर रहे हैं, यंग लड़कों को आगे करके कर रहे हैं ताकि बाद में ये कह सकें कि देखो यंग लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। ये तस्वीरें देख लीजिए। संभल हिंसा की तमाम परतें खुद ब खुद खुल जाएंगी। हर साजिश आपको खुद समझ आ जाएगी। चौबीस तारीख को जब हिंसा भड़की और पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो संभल में यंग लड़कों को सबसे आगे कर दिया गया। यह पैटर्न क्या बताता है? मुस्लिम इकोसिस्टम संभल से लेकर कश्मीर और गाजा तक इसी पैटर्न का इस्तेमाल करता है। मकसद विक्टिम कार्ड खेलो, सिंपैथी बटोरो, पुलिस प्रशासन और सरकार को बदनाम करो। जामा मस्जिद से पानी बहना शुरू हुआ है नालियों में, तब वो ये समझ गए या उन्हें गलतफहमी ये हो गई कि अंदर खुदाई चल रही है। इसलिए जो है लोग उत्तेजित हो गए और सीओ संभल के लाठीचार्ज करने से, गालियां देने से, ठोक देने से ही ये सारी वारदात हुई है। वरना सब लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये देखना चाहते थे कि क्या होगा। जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने। फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। हजारों की भीड़ जामा मस्जिद के बाहर सर्वे देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। तो क्या सर्वे देखने के लिए कोई चाकू लेकर आता है? यह चाकू उसी भीड़ में शामिल मुस्लिम लड़कों की जेब से तलाशी के दौरान मिला है। इसमें दोनों तरफ धार है। अगर किसी को मार दिया जाए तो आंतें बाहर आ जाएं। जान बचना मुश्किल है। अगर कोई चाकू मारने वाले को पकड़ने की कोशिश करे तो दूसरी तरफ से उसे भी मारा जा सके। भला सर्वे देखने के लिए ऐसा खतरनाक चाकू लेकर कौन आता है? देखिए, 3 ग्रुप का मतलब 3 रास्ते। अब जामा मस्जिद की तरफ देखेंगे तो 3 गलियां हैं, तो 3 तरफ से लोग इकट्ठा हुए। वो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो किसी ने बनाया था। 3 रास्ते से लोग आए। उनमें से किसने फायरिंग की, कहां से? छत पे भी थी, तो फायरिंग हुई थी। छत पे भी फायरिंग हुई थी, इसलिए पुलिस की लगी ना। छत पे भी फायरिंग हुई थी। तो क्या सर्वे देखने कोई देसी कट्टा लेकर आता है? संभल में पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए जब दौड़ाया तो छत से देसी कट्टे से फायरिंग की गई।
इस फायरिंग में सीईओ के पीआरओ को गोली लगी। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी को भी छर्रे लगे। अब मुस्लिम पक्ष बताए कि सर्वे देखने देसी कट्टा लेकर क्यों आए थे, पुलिस वालों पर गोली क्यों चला रहे थे। अब तस्वीरें देखिए कि संभल में पत्थरबाजी कैसे हुई। पुलिस ने जब हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज शुरू किया तो अचानक 3 तरफ से पथराव शुरू हो गया। कुछ लोगों ने छतों से पत्थर मारने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने गली के मोड़ पर आड़ लेकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। मुस्लिम पक्ष को अब बताना चाहिए कि इतने पत्थर क्यों इकट्ठे किए गए थे। क्या ये सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा नहीं करते? जामा मस्जिद के बाहर जो भीड़ जमा थी उसमें तमाम लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर आए थे। इन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? वो अपना चेहरा क्यों छिपाए हुए थे? मुस्लिम पक्ष और जमीयत वाले कोई भी प्रोपेगेंडा चलाएं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक एक चेहरा बेनकाब हो जाएगा। वो कैसे होगा ये समझिए। पुलिस ने 24 नवंबर को संभल में जो हुआ उसके ड्रोन फुटेज का एनालिसिस किया है। पत्थरबाजों, चाकूबाजों, कट्टेबाजों की पहचान की है। इसी तरह इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं। अब सभी चेहरों की पासपोर्ट साइज फोटो इन फुटेज से निकाली जाएंगी। उन्हें संभल और आसपास के जिलों में पोस्टर बनाकर लगाया जाएगा। इनके बारे में जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। संभल के दंगाई और उन्हें इस्तेमाल करने वाले अगर योगी मॉडल को भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कानपुर के दंगों को याद करना चाहिए। योगी मॉडल में कैसे इसका इलाज होता है ये उन्हें कानपुर के पत्थरबाजों से पता कर लेना चाहिए। जनपद संभल में कल जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफी समय से भीड़ मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए। उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा क्षेत्र में। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों की इतनी भीड़ जामा मस्जिद के सामने उस समय ही क्यों इकट्ठा हुई जब सर्वे हो रहा था और सर्वे टीम वहां से निकलने वाली थी। हिंसा की साजिश में आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप है कि मस्जिद कमेटी को सर्वे के बारे में सही टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अखिलेश यादव के सांसद बर्क कितना झूठ बोल रहे हैं इसका खुलासा इस चिट्ठी से हो जाता है। चिट्ठी में साफ लिखा है कि मस्जिद कमेटी को दूसरे सर्वे के बारे में शाम 6:30 बजे ही बता दिया गया था। तो क्या 12 से 14 घंटे का वक्त जामा मस्जिद पहुंचने के लिए काफी नहीं था? पीस कमेटी के लोग तो वहीं रहते हैं। तो क्या दंगाइयों के निशाने पर सर्वे टीम थी? क्या सुनियोजित तरीके से सर्वे खत्म होने से कुछ देर पहले भीड़ बुलाई गई? आगे सर्वे ना हो इसके लिए हिंसा भड़काई गई? क्या समाजवादी पार्टी से छिटक रहे मुसलमान वोटर को डराने के लिए ये सब किया गया? अपनी नाकामी और लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन और जो घटना को अंजाम दिया है उन्होंने, इसको छुपाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं, उनकी कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मुझे मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश में भी नहीं था। मैं कहाँ थे? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था।
तो उस समय जब मैं मौजूद नहीं था, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने का क्या औचित्य बनता है? पुलिस प्रशासन, शासन ने साजिश की है, शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने साजिश की है, और साजिश की है उन्होंने अपने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया है। ये बात सच है कि दंगे के दिन जियाउर रहमान बर्क और कुंदरकी में जमानत जब्त का खिताब पा चुके हाजी रिजवान संभल में नहीं थे, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनके पास कुछ वीडियो और टेक्स्ट मैसेज ऐसे मिले हैं जो बर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर करने का मजबूत आधार हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलुकुर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को समय समय पर भड़काया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां क्या नई प्रयोगशाला तैयार की जा रही है? इस प्रयोगशाला का डायरेक्टर कौन है? क्या संभल फाइल्स 2027 के लिए तैयार की जा रही है? इसे समझने के लिए संभल और उसके आसपास की डेमोग्राफी को समझना जरूरी है। रामपुर में मुस्लिम 52%, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43%, अमरोहा में 41%, मुजफ्फरनगर में 41%, सहारनपुर में 42%, शामली में 41%, पीलीभीत में 35%, आंवला में 35%, मेरठ में 34% और बागपत में 28% हैं। ये कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब यहां बाबा का प्रचंड ज्वार चल रहा है। तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर ताला लगता जा रहा है। 65% मुस्लिम वाली कुंदरकी में अखिलेश की जमानत जब्त हो चुकी है। उनका इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, लिहाजा अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक कूद पड़े हैं। वहीं विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा, जो मुस्लिम इकोसिस्टम पूरी दुनिया में खेलता है। अखिलेश ने भी पुलिस को कोसा, चाकू कट्टा चलाने वालों को कुछ नहीं कहा, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों पर केस दर्ज करने की मांग की। है जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। अखिलेश और प्रियंका गांधी संभल की जामा मस्जिद के विवाद पर बात नहीं कर रहे, उसे सुलझाने की बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ पुलिस और प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। जामा मस्जिद में सर्वे क्यों हो रहा है, विवाद क्या है, वो ऐसे समझिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर थी। मुगलों ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इसे तोड़कर मस्जिद बना ली। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने संभल जिला अदालत में याचिका लगाई। कोर्ट कमिश्नर ने उसी दिन जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट एक हफ्ते में सौंपी जानी है। मस्जिद पक्ष ने इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होगी। अब समझिए कि हिंदू पक्ष किस आधार पर जामा मस्जिद के विष्णु मंदिर होने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष ने 2 किताबों, बाबरनामा, आईने अकबरी और एएसआई की एक रिपोर्ट को आधार बनाया है, जो 150 साल पुरानी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो संभल की जामा मस्जिद है, वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। बाबर ने 1529 में इसे तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। अब हम बताते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या है। 1875 में एएसआई की रिपोर्ट में कई ऐसे साक्ष्य हैं जो हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। मस्जिद के खंभे
विशुद्ध हिंदू वास्तुकला का प्रतीक है। एएसआई ने लिखा है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। मुसलमानों ने हिंदू मंदिर के निशानों को प्लास्टर से ढक दिया।